हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे थे। ठीक है, जब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा है, क्योंकि नोट्स वगैरह आज चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके नोट्स, प्रॉपर नोट्स है ना, मैं एक साथ भेज देता हूँ। तो एक चैप्टर के पूरे नोट्स एक साथ भेज दूंगा, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना। और आवाज़ थोड़ी बैठ रखी है मेरी, ठीक है। और जिनको ये नहीं पता डिस्क्रिप्शन क्या होता है भाई, तो ये यूट्यूब वीडियो चल रही है, इसके नीचे क्या है आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाओ टेलीग्राम पर जाओ और सर्च करो RNM अकेडमी, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहां पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। जिनको रोल नंबर मिल गया है वो अपना रोल नंबर जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और जिनको नहीं मिला वो अपना नाम लिख देना, ताकि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही रोल नंबर दे दिया जाए। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो अपन जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे थे, जनन स्वास्थ्य के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने स्टार्टिंग कहां से की थी कि भाई WHO के अनुसार क्या परिभाषा है जनन स्वास्थ्य की। किसी व्यक्ति को हम जनन रूप से स्वस्थ कब बोल सकते हैं, ठीक है। तो WHO ने कहा कि कोई फिजिकली फिट दिख रहा है तो आप उसको जनन रूप से स्वस्थ नहीं बोल सकते, ठीक है। वो सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होना चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, उसका बिहेवियर भी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, व्यवहार भी बढ़िया होना चाहिए, सामाजिक भी वो होना चाहिए, और वो इमोशनल भी होना चाहिए। तो ये सारी जो क्वालिटी जिसके अंदर होंगी उसको हम जनन रूप से स्वस्थ बोल सकते हैं। ये बात किसने कही? WHO ने कही। उसके बाद अपन ने बात करी परिवार नियोजन की, बात करी परिवार नियोजन जो योजना है, आज उसको परिवार कल्याण योजना के नाम से भी जाना जाता है। कब इसकी शुरुआत करी गई? 1951 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई, और पूरे विश्व के अंदर भारत पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्र, ठीक है, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है, ऐसी कोई योजना लेकर आए थे। उसके बाद में अपन ने बात करी RCH प्रोग्राम की, उसी परिवार नियोजन या फिर परिवार कल्याण योजना को RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और RCH प्रोग्राम के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, तो सेक्स रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी इसके अंदर आएंगी, और उनके सेक्स रिलेटेड जितनी बातें हैं उनकी जागरूकता लोगों तक पहुंचाना, यही RCH प्रोग्राम के अंदर आता है। कौन कौन से माध्यम यूज करिए, तो ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, ठीक है, गवर्नमेंटल एजेंसी, मैंने आपको बताया आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है उनको घर घर भेजा गया और लोगों को समझाने की बात कही, लोगों को जागरूक करने के लिए बोला, ठीक है। आप देखते हो बसों पर, जो गवर्नमेंट की जो बसेस है, रोडवेज जो बसेस होती हैं, ठीक है, उन पर क्या है, एड्स लगे हुए होते हैं इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। तो कोई भी टीकाकरण चल रहा हो तो उसका भी एड आपको दिख जाएगा उस पर, तो वो क्या एड तरीका, लोगों तक बस जागरूकता पहुंचाने का एक तरीका है। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी NGOs की हेल्प ली गई, और इसके अंदर क्या क्या आया, ठीक है, बहुत सारी चीजें आई कि मदर को कैसे क्या केयर करनी है, इससे क्या है लोगों में जागरूकता आई, और लोग जो है घर पे डिलीवरी करा रहे थे वो अब क्या है हॉस्पिटल न जाने लग गए, और हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होने लग गई। डॉक्टर की और प्रोफेशनल नर्स की अंडर में ये जो डिलीवरी हुई, उससे क्या है हुई, जो मदर की जो मरने की जो दर थी वो क्या है कम हो गई। फिर बात करिए अपन ने पॉपुलेशन की, बात करी डिटेल में, RCH प्रोग्राम पढ़ चुके हैं अपन। फिर बात करिए अपन ने पॉपुलेशन की, ठीक है, RCH प्रोग्राम के अंदर और क्या आता है, ये भी आता है कि स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। फिर बात करिए अपन ने पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, क्या 2001 की जनगणना के अनुसार क्या कितनी ग्रोथ रेट है, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। पॉपुलेशन की डिटेल में बात कर चुके हैं अपन। उसके बाद अपन ने बात करी गर्भ निरोध गोलियों की, बात कर ली, गर्भ निरोध के कौन कौन से तरीके हैं उनके अलग अलग तरीके की बात कर ली, रोध विधि पढ़ ली थी, प्राकृतिक विधि कौन सी है वो पढ़ ली थी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात कर ली थी, ठीक है, अंतर्गर्भाशय जो युक्तियां हैं उनकी बात कर ली थी अपन ने। उसके बाद अपन ने बात कर ली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, जो गोलियां हैं गर्भ निरोधक गोलियां, उनकी बात कर ली। गर्भ निरोधक इंजेक्शन की भी बात कर ली थी अपन ने, और गर्भ निरोधक जो अंतरोप है, इम्प्लांट्स हैं, उनकी भी बात कर ली थी अपन ने। अब क्या बात करेंगे अपन, अब बात करेंगे अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनकी बात करेंगे। उसके बाद में इनफर्टिलिटी की बात करेंगे। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, यौन संचारित जो रोग होते हैं, यौन संचारित जो रोग होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है, पहले। उसके बाद में बात करेंगे इनफर्टिलिटी, बंध्यता या फिर बांझपन की बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। ये मैंने पूरा रिकैप दे दिया पूरे चैप्टर का, जो अपन ने पिछले 4 लेक्चर के अंदर जो पढ़ा है उसका मैंने सारा रिकैप आपको दे दिया, तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। 1 मिनट।
अब स्टार्ट करते हैं अपन यौन संचारित संक्रमण की बात कर लेते हैं, या फिर यौन संचारित रोग की बात कर लेते हैं। संक्रमण, यौन संचारित संक्रमण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। संक्रमण इन्फेक्शन, ठीक है, यौन सेक्सुअली, ठीक है, और संचारित संक्रमण, ठीक है। और यौन संचारित रोग एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो क्या होता है भाई, कोई भी रोग या संक्रमण, कोई भी रोग या संक्रमण मिथुन द्वारा संचारित होते हैं। कोई भी रोग या फिर संक्रमण अगर वो सेक्स करने से अगर फैल रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोल देंगे, या फिर यौन संचारित संक्रमण या रोग बोल देंगे। और क्या इसका नाम हो सकते हैं भाई, ठीक है, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण, ठीक है, एसटीआई बोल सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई, ठीक है, एसटीडी बोल सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। वेनेरल डिजीज भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वेनेरल डिजीज, वीडी, ठीक है, वेनेरल डिजीज वीडी की उसको हिंदी में रतिज रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतिज रोग, ठीक है। और क्या बोलते हैं? जनन मार्ग संक्रमण, क्या बोलते हैं? जनन मार्ग संक्रमण, इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी रोग या फिर संक्रमण अगर सेक्स करने से फैल रहा है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में अगर फैल रहा है, या फिर कोई भी सेक्सुअल टच के बाद में फैल रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? यौन संचारित रोग या फिर संक्रमण बोल देंगे। इनके रतिज रोग इसका नाम है, और इसको क्या बोलते हैं? रतिज रोग भी बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं, रतिज रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेनरल डिजीज, क्या बोलते हैं? वेनरल डिजीज बोलते हैं, वीडी बोलते हैं। और क्या, अगर जनन पथ का संक्रमण हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई बोल देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी ये जो सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति क्या है? अति संवेदनशील है भाई। कोई भी उम्र के लोग हो, कोई भी उम्र के लोग हो, सारे क्या है? संवेदनशील है भाई। किसी के अंदर भी हो सकते हैं, चाहे वो 55 साल का आदमी हो, चाहे वो क्या 45 साल की महिला हो, उसके अंदर भी ये रोग हो सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं? किसके अंदर यह रोग होने के चांसेस ज्यादा हैं? तो वो कौन सी हैं? गलतियां कौन सी उम्र के अंदर ज्यादा होती हैं, ठीक है, जो गलत ट्रैक पर जाने की उम्र कौन सी होती है? अब 45 साल का आदमी गलत ट्रैक पर जाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि तब तक क्या है? बुद्धि आ जाती है आदमी में, समझदारी आ जाती है। लेकिन 15 से या 25 साल की जो उम्र वाले हैं ना, 15 से 24 साल 25 साल की उम्र वाले जो लोग हैं, इनमें क्या होती है? बुद्धि क्या है इनकी? कहीं भी जा सकती है, गलत ट्रैक पर जा सकती है, ठीक है। मैच्योरिटी नहीं होती। मैच्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? वो गलत ट्रैक पर जाएंगे। गलत ट्रैक पर जाएंगे तो क्या होगा? ये यौन संचारित रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है, लेकिन ज्यादा संवेदनशील कौन है? ज्यादा चांसेस किसके अंदर है? जो 15 से 25 साल के हैं भाई, 15 से 24 साल वर्ष, ठीक है, 15 से 24 वर्ष की आयु के वर्ग के जो लोग हैं, इनकी घटनाएं अधिक देखी गई हैं। देखो, किसी भी एज के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी एज के अंदर हो सकते हैं, लेकिन 15 से 24 साल की उम्र वाले जो लोग हैं, उनके अंदर ये घटनाएं जो है ज्यादा देखी गई हैं। कौन सी घटनाएं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, यौन संचारित जो संक्रमण है, यौन संचारित जो रोग हैं, इनकी जो घटना है वो ज्यादा किस में देखी गई है? 15 से 24 साल की उम्र वाले जो लोग हैं उनमें देखी गई है, ठीक है। अब कुछ लोगों को क्या है, बोल रहे थे कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी में दिक्कत है, राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही, तो इस बार क्या है, टाइप करके लेके आए भाई, ठीक है। तो बताना टाइप करना वाला सही है या फिर हाथ से लिखा हुआ सही है, तो बता देना भाई, ठीक है। तो टाइप करके लेके आए हैं, चलो देख लो ध्यान से। अब इनके लक्षण क्या है? ये तो बात अपन ने कर ली कि भाई सेक्स करने से कोई बीमारी, कोई संक्रमण कुछ भी फैल रहा है तो उसको बोल देंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या फिर रतिज रोग बोल देंगे, इंग्लिश में इसको वेनरल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। या फिर जनन पथ का संक्रमण हो रहा है तो उसको आरटीआई बोल देंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल देंगे। ये तो बात अपन ने कर ली। और अपन ने ये भी बात ही कर ली कि किसी भी उम्र के अंदर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा इनके केस जो है वो ज्यादा किसके अंदर देखे गए हैं? जो 15 से 24 साल की उम्र वाले जो लोग हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, 15 से 24 साल की उम्र के लोग हैं ना, उनके अंदर ये ज्यादा देखा गया ये सीन, ये जो घटनाएं हैं ज्यादा किसके अंदर? 15 से 24 साल की उम्र वालों के अंदर। अब ये बात तो पता लग गई हमें कि भाई सेक्स करने से जो बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं ये, लेकिन इसके लक्षण क्या है? क्या क्या लक्षण है उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक लक्षण क्या है? सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो लक्षण दिखते हैं वो कौन से हैं? तो पहला भाई खुजली होना, ठीक है। खुजली कहां पर? जो जेनिटल ऑर्गन्स है वहां पर क्या है? खुजली होना, ठीक है, क्या है। और इनके जो भाई लक्षण है, प्रारंभिक लक्षण है, बहुत ही सामान्य है,
ठीक है, बहुत ही सामान्य है। किसी के अंदर किसी को हो तो उसको बेचारे को पता भी ना चले, उसको पता भी ना चले कि मेरे को इतनी बड़ी बीमारी हो रखी है, क्योंकि बहुत सामान्य लक्षण दिखाता है शुरू में ये, बाद में क्या है बहुत खतरनाक लक्षण दिखाता है। इसीलिए क्या है, शुरू में इनकी जांच कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जिनके इन्फेक्शन होता है, जिनको होती है प्रॉब्लम, उनको पता ही नहीं चलता कि भैया हमें इतनी बड़ी बीमारी होगी। अगर उनको पता चल जाए तो वो डॉक्टर के पास में जाके इलाज करा ले, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, वो सोचे नॉर्मल है, ठीक है, और वो इनको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो प्रारंभिक लक्षण कौन से है भाई, स्टार्टिंग में लक्षण कौन से दिखाता है, 1 मिनट बोला बोन कर दूं मैं, हाँ ठीक। प्रारंभिक में लक्षण कौन से हैं, स्टार्टिंग में कौन से लक्षण दिखाता है, तो पहला है खुजली होना, ठीक है, दूसरा है तरल स्राव, ठीक है, तरल स्राव बाहर आना, तीसरा है मामूली दर्द, ठीक है, नॉर्मल दर्द होगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, बहुत कोई नॉर्मल दर्द हुआ होगा, सोच लिया भाई, ठीक है, और क्या है सूजन संबंधी, ठीक है, सूजन आ जाती है, क्या क्या हो जाता है, सूजन आ जाएगी, ठीक है। प्रारंभिक लक्षण इन जो रोग हैं, यौन संचालित जो रोग हैं, उनके प्रारंभिक लक्षण कौन से हैं, खुजली होना, तरल स्राव, मामूली दर्द, ठीक है, और सूजन संबंधी थोड़ी सा सूजन आ जाएगा, ठीक है, ये सीन देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको प्रारंभिक लक्षण बता दिए। अब बात करेंगे किसकी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसको पीआईडी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीआईडी की जटिलताएं। अगर इनको स्टार्टिंग में, अगर इनको प्रारंभिक जो लक्षण दिखाए उनको देखकर अगर इनका ट्रीटमेंट ना लिया जाए, अर्ली स्टेज में अगर इनको डिटेक्ट ना किया जाए, शुरुआती स्टेज के अंदर इनको अगर डिटेक्ट ना किया जाए और इनका ट्रीटमेंट शुरू ना किया जाए, तो इनकी क्या जटिलताएं हो सकती हैं, उनकी बात कर लेंगे। तो भाई पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो डिजीज है, पीआईडी जो है, इनकी क्या जटिलताएं हो सकती हैं, अगर इनको शुरुआत में ही इनका इलाज ना कर दिया जाए, शुरुआत में पता ना चले इनका, ठीक है, और इनकी स्टेज जो है वो बढ़ जाए, तब क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली दिक्कत क्या, गर्भपात होने लग जाएगा भाई किसी फीमेल के अंदर अगर यौन संचालित रोग है, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी अगर डिजीज है उसको, ठीक है, और उसको अर्ली स्टेज के अंदर अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, और अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। क्या हो सकता है, गर्भपात हो जाएगा भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, मृत जन्म, ठीक है, अगर उसका बच्चा हो भी गया, गर्भपात नहीं हुआ और बच्चा हो भी गया, तो कैसा होगा, मृत जन्म होगा, उसका बच्चे का क्या है, मरा हुआ पैदा होगा बच्चा, ठीक है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो गया। तीसरा क्या है, एक्टोपिक गर्भावस्था, मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या है, यूट्रस है, ये क्या है, मान लो यूट्रस है, यहां पर क्या है, यहां पर लगनी चाहिए थी भाई, ठीक है, जो बच्चा है उसको यहां पर चिपकना था, इस एंडोमेट्रियम से चिपकना था, लेकिन वो चिपक गया कहां पर, यहां पर चिपक गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जहां पर एम्ब्रियो को लगना था, वो वहां पर ना लगकर कहीं और लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक गर्भावस्था बोलेंगे, ठीक है। अब उसको लगना यहां पर था, वो लग यहां पर गया, ठीक है, तो क्या है, वो बच्चा क्या है, सेफ नहीं रहेगा, वो बच्चा क्या है, जीवित पैदा नहीं होगा, तो ये दिक्कत हो गई। तीसरा क्या है, बांझपन भाई, अगर ऐसा कोई महिला है जिसके अंदर ये रोग हो गए और उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट ना किया जाए और उसका इलाज ना किया जाए, तो उसके अंदर बांझपन की जो है वो समस्या भी देखी जा सकती है। बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी, वो बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहेगी फिर उसके बाद में, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के अंदर ये हो सकता है बांझपन, ठीक है। चलो फिर क्या, प्रजनन पथ का कैंसर हो सकता है भाई, ठीक है, अगर क्या है, डिटेक्ट ना किया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो चौथा पांचवा क्या हो सकता है, प्रजनन पथ का कैंसर, जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उसका क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो सॉरी कैंसर हो सकता है ना। तो मैंने आपको बताया कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो डिजीज है, पीआईडी जिनको बोलेंगे, उनकी जटिलताएं क्या है, क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। अगर उनको अर्ली स्टेज के अंदर अगर उनको ठीक किया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो गर्भपात हो सकता है भाई, मृत जन्म हो सकता है, एक्टोपिक गर्भावस्था हो सकती है, बांझपन की दिक्कत आ सकती है, प्रजनन पथ का कैंसर हो सकता है। ये सारे मैंने आपको बता दी जटिलताएं ये हो सकती हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं, रोकथाम की बात कर लेते हैं, इनसे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन क्या है भाई, इनके प्रिवेंशन क्या है, इनसे बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनके रोकथाम क्या है, ठीक है। तो कैसे इनसे बचा जाए, ये रोग जो है ऐसे ही नहीं फैलते, ऐसे ही हवा में आके नहीं फैलते जाते, जैसे हवा से कोरोना फैल रहा था तो वैसे नहीं फैलते, ये हवा से नहीं फैलते हैं, वो ध्यान से सुनो, इनसे बचा जा सकता है।
और कैसे बचा जा सकता है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, गला थोड़ा मेरा बैठ रखा है तो इसके थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना, तो बता देता हूं मैं आपको पहले ही। ओरिजिनल आवाज ऐसी नहीं है, जो नए देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं। ठीक है, आज गला बैठा हुआ है। चलो देखते हैं। तो बचने का पहला उपाय क्या है भाई, कैसे बचा जा सकता है? तो भाई पहला तो क्या है, अज्ञात साथी के साथ सेक्स करने से बचें भाई। ठीक है, जो कोई आप किसी को जानते भी नहीं हो, आप किसी को ढंग से जानते भी नहीं हो, किसी के साथ में भी क्या है, सेक्स नहीं करना है। ठीक है, किसी के साथ में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। ठीक है, जिसको आप नहीं जानते भाई, क्या पता उसकी क्या हिस्ट्री रही है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या पता उसके कितने रोग हो, आप फालतू में अपने लिया होगे रोग। ठीक है, तो क्या है, किसी भी अननोन पर्सन के साथ में, किसी भी अननोन पर्सन के साथ में सेक्स करने से बचोगे तो इन रोगों से बचे रहोगे। पहला तो तरीका ये हो गया बचने का भाई। पहला रोकथाम का तरीका क्या हो गया कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, किसी भी अननोन इंसान के साथ में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, कई साथी के साथ सेक्स ना करें। ठीक है, कई अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, कुछ लोगों को क्या आता है कि मैं कितनी रिकॉर्ड बना लूं, ठीक है, इतनी गर्लफ्रेंड बना लूं, उतनी गर्लफ्रेंड बना लूं, इतने बॉयफ्रेंड बना लूं। ठीक है, फिर उनके साथ में संबंध बनेंगे। तो मल्टीपल पार्टनर रखोगे तो किसी का क्या रोग होगा, किसी का क्या रोग होगा, और सारा मिलकर क्या है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी के क्या है, कई साथियों के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें। अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। और क्या है, आजकल ये डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटल पर कुछ भी देख लिया, मोबाइल के अंदर कुछ भी देख लिया, और उससे क्या फैसिनेट हो गए, उससे क्या आकर्षित हो गए, और क्या चाहते हो आप, ये चाहने लग जाते हो कि ये जो है, ये हमें अपनी जिंदगी में भी उतारनी है, ये चीज जो आप देखते हो। ठीक है, उसको क्या आप सोच लेते हो, OTT पर दिखाया जाता है, जो बहुत सारी वेब सीरीज के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें आप अपनी जिंदगी के अंदर उतारना चाहते हो, और जब अपनी जिंदगी के अंदर उतारना चाहते हो, वो तो एक्टिंग करते हैं उधर, आप अपनी जिंदगी खराब कर लेते हो। तो क्या है, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्स नहीं करना है। तीसरा तरीका क्या है भाई, सेक्स के दौरान, ठीक है, कोंडम का उपयोग करें। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जब कोंडम के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको बताया भी था कि इससे क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है। तो कोंडम पहनकर अगर सेक्स किया जाए तो क्या है, बॉडी फ्लूइड्स जो है, बॉडी के जो द्रव है वो आपस में मिलेंगे नहीं, तो क्या है, STD से बचा जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे बचा जा सकता है। तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा तरीका क्या है भाई, चौथा तरीका ये है, यदि यौन संचालित रोग के संदेह हो, अगर आपको संदेह हो जाए कि भाई मेरे तो यौन संचालित रोग हुआ है, तो क्या करो, शर्माओ मत। ठीक है, जाओ डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी, और क्या जांच करवाओ और उसका इलाज लो। सीधी सी बात ये है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ उल्टा सीधा हरकत की हुई है और आपको क्या रोग हो गया है, तो आपको शर्माना नहीं है कि भाई सोसाइटी के अंदर मेरा नाम खराब हो जाएगा, उसको दबा के नहीं रखना। उस रोग को क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, उसका ट्रीटमेंट, उसको दिखाना है डॉक्टर को, जांच करवाना है। उसके बाद में अगर आपको रोग है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना उस रोग का। ठीक है, तो ये क्या 4 तरीके मैंने आपको बता दिए भाई, ये 4 तरीके हैं जिनसे क्या है, इन रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी है उनकी बात कर लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कौन कौन सी, देखो होती क्या है वो आपको बता दिया मैंने, क्या होती है, जो सेक्स करने से फैलती है उनको क्या बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलेंगे। अब इनसे बता क्या क्या इनके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या जटिलताएं हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये इनसे बचा कैसे जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे ये है कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनकी बात करेंगे। तो भाई कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, कुछ वायरस की डिजीज है, कुछ वायरल डिजीज है, और एक प्रोटोजोआ की डिजीज बताऊंगा आपको। तो इतनी याद रख लेना काफी है। ठीक है, तो पहली जो है जीवाणु, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है भाई, ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो बैक्टीरिया से फैलती हो। ठीक है, ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो बैक्टीरिया से होती हो वो कौन कौन सी हैं, तो उनमें पहली तो है क्लेमाइडाइसिस। क्या है, क्लेमाइडाइसिस। ठीक है, और क्लेमाइडाइसिस का बैक्टीरिया कौन है, कौन सा बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। क्या है, ट्रेकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। तो पहली कौन सी होगी, क्लेमाइडाइसिस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नाम याद रख लेना इनका। ठीक है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से फैलने वाली कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, पहली है क्लेमाइडाइसिस। क्या है, क्लेमाइडाइसिस।
ठीक है, तो क्या है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस से ये फैलती है। ठीक, दूसरी कौन सी है, गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया। किससे फैलती है, नाइजीरिया गोनोरिया, गोनेरिया से। ठीक है, और इसको सुजाक भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सुजाक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दो मैंने आपको बताई, कौन सी, क्लेमाइडाइसिस और गोनोरिया। ठीक है, दो डिजीज हो गई, कौन सी किससे फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है जी। ठीक है, और कौन सी है बैक्टीरिया से फैलने वाली, साइफिलिस। क्या है, साइफिलिस। ठीक है, ये साइफिलिस जो है ये भी क्या है, बैक्टीरिया से फैलती है। कौन से बैक्टीरिया से फैलती है, ट्रिपेनोमा पेलिडम। ठीक है, ट्रिपेनोनेमा पेलिडम, इससे ये फैलती है। ठीक है, ये इसका रोगाणु क्या, जीवाणु क्या कौन सा है, ये है भाई। ठीक है, फिर चौथी कौन सी है, कैंक्रोइड। कौन सी है, कैंक्रोइड। किससे फैलती है, हीमोफाइलस डुक्राइट। ठीक है, ये इससे फैलती है भाई। तो ये क्या है, चार डिजीज मैंने आपको बताई, किसकी, बैक्टीरियल डिजीज है। ये कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, यौन संचारित रोग है जो बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक बात है, जो बैक्टीरिया से होने वाले यौन संचारित रोग है वो कौन कौन से हैं, ये चार आप याद रख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें एक चीज और बता दूं मैं आपको। ठीक है, मदर से कोई किसी के मदर के अंदर हो रखा है, किसी मदर के अंदर हो रखा है, तो उसके अंदर, उसके बच्चे के अंदर भी जा सकती है, उसके बेबी के अंदर भी ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। ये डिजीज जो है उसके बच्चे के अंदर भी जा सकती है। तो प्लेसेंटा के थ्रू, अपरा के थ्रू। ठीक है, अपरा से कौन सी डिजीज जो है वो मदर से बेबी के अंदर जा सकती है, ये अपरा है बीच में, मान लो। ठीक है, बीच में क्या है, मदर, और जब बच्चा गर्भ में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो मदर से वो कनेक्टेड किससे रहता है, अपरा की मदद से। ठीक है, प्लेसेंटा की मदद से जुड़ा हुआ होता है। तो अपरा से कौन सी डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है, कौन सी डिजीज जो है वो संचारित हो सकती है, मदर से बच्चे के अंदर आ सकती है, तो वो कौन सी है भाई, साइफिलिस। ठीक है, साइफिलिस जो है वो बच्चे के अंदर आ सकती है, मदर से बच्चे के अंदर आ सकती है। और कौन सी है, और कौन सी है, ये जो एड्स है ना, एड्स, HIV, ये भी आ जाती है भाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, बैक्टीरियल की बात कर ली अपन ने, अब बात करेंगे वायरल डिजीज की। ठीक है, वायरल कौन सी हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो वायरल के अंदर पहली कौन सी, जेनिटल हर्प्स। क्या है, जेनिटल हर्प्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जननिक परिसर्प। क्या बोलते हैं, जननिक परिसर्प बोलते हैं। ये वायरस से होती है, कौन से वायरस से होती है, टाइप 2 हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस। कौन सा, टाइप 2 का, टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 है, ध्यान से सुन लो। टाइप 1 से दूसरा होता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वाला कौन सा है, टाइप 2 है, टाइप 2 हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस, HSV2 बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको बोले कि भाई जेनिटल हर्प्स जो है, जेनिटल जो हर्प्स है वो किसकी वजह से होता है, तो आपको बोलना है HSV2 से होता है। कौन से HSV2 से होता है। ठीक है, फिर दूसरी वायरल डिजीज कौन सी है, हेपेटाइटिस बी। कौन सी, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होती है, HBV वायरस जो है उसकी वजह से होती है भाई। ठीक है, तीसरी डिजीज कौन सी है, एड्स। एड्स जो है ना ये भी क्या है, वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है। एड्स की डिटेल में बात करेंगे अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, मानव स्वास्थ्य और रोग के अंदर अपन क्या बात करेंगे, एड्स की डिटेल में बात करेंगे। यहां पर क्या, एड्स जो है वो किसकी वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV की वजह से होता है। सब जानते हो आप ये एड्स जो है वो किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जेनिटल वॉर्ट्स की। ठीक है, तो जेनिटल वॉर्ट्स जो है ये भी क्या है, वायरल डिजीज है भाई, वायरस से होती है। ये भी क्या है, वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV शॉर्ट में आप याद रख ले, बस इतना याद रख लो कि HPV वायरस से क्या होती है, जेनिटल वॉर्ट्स जो है वो होते हैं, मतलब मस्से से हो जाते हैं ना। ठीक है, मस्से से हो जाते हैं जेनिटल के अंदर, जेनिटल जो ऑर्गन है वहां पर क्या है, मस्से से हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया वायरल डिजीज कौन कौन सी बताई। सबसे पहले जेनिटल हर्प्स। ठीक है, जो जननिक परिसर्प जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसकी किसकी वजह से, HSV2 से होती है ये। फिर हेपेटाइटिस बी जो कि HBV से होती है। फिर एड्स जो HIV से होती है। और जेनिटल वॉर्ट्स जो किसकी वजह से होती है, HPV की वजह से होती है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी डिजीज है सबसे ज्यादा खतरनाक है। इन सब में जो खतरनाक सबसे ज्यादा है वो कौन सी है, वो लिख देता हूं। ठीक है, सबसे घातक कौन सी है, मोस्ट डेंजरस। सारी डेंजरस है भाई, लेकिन इनमें कंपेयर करें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी है, एड्स, HIV। ठीक है, सबसे घातक है। अब आपको पूछ रहे कि इनमें से कौन सी है जो नॉन क्यूरेबल है, जिनका कोई इलाज नहीं है, जिनका कोई इलाज नहीं है। इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार ही नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और मेरे वन शॉट से वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया था।
मैंने बताया था पहले कि यहां से ये जो है नॉन क्यूरेबल डिजीज कौन सी होती हैं, तो देखो बताऊं, तो इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो नॉन क्यूरेबल है, ठीक है, नॉन क्यूरेबल, जिनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, पूरा इलाज नहीं है इनका कोई, ठीक है, दवाइयां हैं लेकिन उनसे जो है जिंदगी बढ़ाई जा सकती है, पूरी तरह से उन रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। तो नॉन क्यूरेबल डिजीज कौन कौन सी हैं? पहली है जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल हर्ब्स, और कौन सी है जी, और कौन सी है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है, बी वाला हेपेटाइटिस बी जो है ना वो होता है, ठीक है। और कौन सी है, और कौन सी है आपकी? एचआईवी एड्स, ठीक है। तो ये जो है ये नॉन क्यूरेबल है, इनका कोई इलाज नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं है। तो ये आपको 3 याद रखने हैं, जेनाइटल हर्ब्स, ठीक है, और आपकी हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एड्स, ठीक है। ये जो 3 है ये आपको याद रखनी है, 3 का कोई इलाज नहीं है। ये मैंने आपको बता दी, वायरस के बारे में बता दी बात, जो वायरस से होने वाले जो यौन संचारित रोग है उनकी बात कर ली। अब बात करते हैं कौन सी? प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ से होने वाले यौन संचारित रोग कौन से हैं? तो एक ही याद रख लेना आप, कौन सा? ट्राइकोमोनियासिस। कौन सा? ट्राइकोमोनियासिस। ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और कौन से प्रोटोजोआ से होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनलिस से होता है। कौन से? ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। इसके अंदर होता क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। इसके अंदर होता क्या है, कलर चेंज कर लो 1 मिनट। इसके अंदर क्या होता है? येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है। मतलब क्या है, जो वेजाइनल है, ठीक है, जो वेजाइना है वहां से क्या है, येलो ग्रीन कलर का क्या है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। डिस्चार्ज फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होता है। फ्लूइड लिख देता हूं ना मैं, फ्लूइड, येलो ग्रीन फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है। और इसकी क्या है, गंदी स्मेल आती है भाई, बहुत गंदी स्मेल आती है इसकी, ठीक है। तो ये क्या है आपका ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस के अंदर किसकी वजह से होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनलिस से होता है। और ये क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज है। तो ये आपको पता लग गया कि प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी, ये बात कर ली अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है उनकी बात कर ली। अब बात करेंगे किसकी अपन? इनफर्टिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, बंध्यता की बात करेंगे, या फिर बांझपन की बात करेंगे। क्या होता है ये, क्या होती है इनफर्टिलिटी? ऐसे कपल्स, ऐसे जोड़े, ठीक है, ऐसे जोड़े जो क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में भी क्या है उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनको क्या बोलेंगे अपन? इनफर्टिलिटी बोलेंगे, इनफर्टाइल कपल बोलेंगे, ठीक है, बंध्यता बोलेंगे। तो क्या किसी ने एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया और उसको अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या उसको अपन इनफर्टाइल बोल सकते हैं? नहीं जी, उसको इनफर्टाइल नहीं बोलेंगे, उसको इनफर्टाइल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर लगातार 2 साल तक, अगर लगातार 2 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए बिना किसी प्रोटेक्शन के, अगर लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है बिना किसी प्रोटेक्शन के 2 साल तक, और फिर भी क्या है प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब उसको क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी बोलेंगे, बंध्यता बोलेंगे, बांझपन बोलेंगे। ठीक बात है, चलो। तो यही होती है असुरक्षित यौन संभोग के 2 साल बाद भी क्या है गर्भ धारण करने या फिर बच्चा पैदा करने में असमर्थता को क्या कहते हैं? बांझपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांझपन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता लग गया, ठीक है। ये दिखा देता हूं मैं आपको। असुरक्षित यौन संभोग के 2 साल बाद भी गर्भ धारण करने के या बच्चा पैदा करने में असमर्थता को क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। ठीक बात है, समझ में आ गई ये बात तो, कि भाई 2 साल तक क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, उसके बाद में भी बच्चा नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? उसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे। भाई मेल या फिर फीमेल कोई से में तो दिक्कत है, ठीक है। लेकिन सोसाइटी के अंदर क्या किया जाता है? महिलाओं को ही ब्लेम किया जाता है। अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या है? महिला की गलती है, महिला में कोई कमी होगी, हमारा लड़का तो बहुत बढ़िया है, उसके अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो महिला को ब्लेम किया जाता है। और पुरुष में कमी हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती? वो बताऊंगा क्या क्या कमी हो सकती है। तो पुरुष के अंदर भी कमी हो सकती है, महिला के अंदर भी कमी हो सकती है।
किसी को ब्लेम करने से बढ़िया है उसका इलाज करवा लो डॉक्टर के पास में जाके। इलाज अवेलेबल है भाई, हर चीज का इलाज है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी बताऊंगा। कैसे कैसे बच्चा पैदा किया जा सकता है, अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो कैसे कैसे बच्चा पैदा किया जा सकता है वो भी बता दूंगा। आ जाओ चलो। तो भारत सहित दुनिया भर में बड़ी संख्या में जोड़े क्या है, बांझ है। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे कपल्स के अंदर क्या है, बांझपन की जो समस्या है भाई वो बहुत ज्यादा है। इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो ज्यादा है, भारत में भी है और पूरे विश्व में भी ये सिस्टम है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं किसकी, कि भाई लड़के में क्या क्या कमी हो सकती है, क्या हो सकती है भाई। पहली क्या है, एक टर्म आती है एजोस्पर्मिया। क्या होती है, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब क्या है, शुक्राणु की पूर्ण अनुपस्थिति, ठीक है। जो सीमन निकल रहा है, जो बाहर सीमन निकल रहा है उसके अंदर शुक्राणु आ ही नहीं रहे, उसके अंदर शुक्राणु आ ही नहीं रहे, उस कंडीशन क्या बोलेंगे, एजोस्पर्मिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एजोस्पर्मिया बोलेंगे, ठीक है। एजोस्पर्मिया क्या होती है, शुक्राणु की पूर्ण अनुपस्थिति, ठीक है। मतलब जो सीमन बाहर निकल रहा है उसमें शुक्राणु आ ही नहीं रहे। अब शुक्राणु नहीं आ रहे तो प्रेगनेंसी कहां से होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एजोस्पर्मिया बोलेंगे, ठीक है। एक टर्म आती है ओलिगोजूस्पर्मी। क्या आती है, ओलिगोजूस्पर्मी, ठीक है। ओलिगोजूस्पर्मिया ये क्या होती है भाई, शुक्राणुओं की कमी है, ठीक है। इसके अंदर शुक्राणु आ तो रहे हैं लेकिन कमी है। कितनी कमी है भाई, 10 मिलियन से कम आ रहे हैं, 15 मिलियन से क्या है, कम आ रहे हैं शुक्राणु, ठीक है। आने कितने चाहिए थे, 200 से 300 मिलियन। अगर नॉर्मल कोई बंदा है तो उसके शुक्राणु कितने निकलेंगे, 200 से 300 मिलियन आएंगे सीमन के अंदर। लेकिन जिसके ओलिगोजूस्पर्मिया है उसके कितने आएंगे, 10 से 15 मिलियन। बहुत ही कम काउंट है ये, बहुत ही कम शुक्राणु आ रहे हैं। तो बहुत ही कम शुक्राणु आएंगे तो क्या होगा, वहां तक कोई है क्या, लंबी दौड़ लगा ही नहीं पाएंगे, ओवम तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी जी। तो ये कंडीशन होगी ओलिगोजूस्पर्मिया। इन मिक्स में क्या है, निम्न शुक्राणु गणना, ठीक है। शुक्राणु की गणना जो है वो कम है। फिर एक टर्म आती है टेरेटोजूस्पर्मिया। एक टर्म आती है टेरेटोजूस्पर्मिया। ये टेरेटोजूस्पर्मिया क्या होता है, इसके अंदर 85% जो स्पर्म जो निकल रहे हैं ना, स्पर्म तो पूरे आ रहे हैं, स्पर्म तो आ तो पूरे रहे हैं, लेकिन 85% जो स्पर्म है उनकी आकारिकी खराब है, उनकी मोर्फोलॉजी खराब है, उनकी शकल सूरत बिगड़ी हुई है। अब शकल सूरत बिगड़ी हुई है तो क्या वो क्या प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। मैंने पढ़ा बताया था आपको मानव जनन के अंदर, मैंने आपको बताया था कि 60% ही क्या होनी चाहिए, मोर्फोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए, और 40% ही क्या होनी चाहिए, वो भागने में बढ़िया होनी चाहिए। तो यहां पर क्या 85% से अधिक जो शुक्राणु वो क्या है, असामान्य आकारिकी के हैं, उनकी आकारिकी खराब है, शक्ल सूरत बिगड़ी हुई है, तो वो क्या है, बच्चा पैदा करने लायक नहीं है, ठीक है। फिर एक टर्म आती है एस्थेनोजूस्पर्मिया। ये क्या है, एस्थेनोजूस्पर्मिया क्या है भाई, इसमें शुक्राणु की कम गतिशीलता होती है, ठीक है। शुक्राणु जो है वो क्या है, भाग नहीं पा रहे, शुक्राणु जो है वो ढंग से भाग नहीं पा रहे। अब भाग नहीं पाएंगे तो ओवम तक नहीं पहुंचेंगे, ओवम तक नहीं पहुंचेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी जी। तो ये क्या है, ये मेल के अंदर ये सारी दिक्कतें हैं। ये सारी दिक्कतें किसके अंदर है, मेल के अंदर है। तो ये टर्म मैंने आपको बता दी, एक एक टर्म आपको समझा दी कि एजोस्पर्मिया क्या होता है भाई, कि शुक्राणु जो है वो अनुपस्थिति है, पूर्ण अनुपस्थिति है, बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, नीला बिल्कुल। ओलिगोजूस्पर्मिया क्या होता है, निम्न शुक्राणु गणना, शुक्राणु तो है लेकिन उनकी कम शुक्राणु है, ठीक है। टेरेटोजूस्पर्मिया क्या है कि भाई शुक्राणु तो है लेकिन उनकी शकल सूरत बिगड़ी हुई है, 85% से ज्यादा शुक्राणु जो है वो खराब है, बिल्कुल, ठीक है। और एस्थेनोजूस्पर्मिया क्या है कि शुक्राणु जो है उनकी गतिशीलता है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है, भाग नहीं पाएंगे। चलो ये अपन ने बात कर ली, ये तो दिक्कतें हो गई, लेकिन अब इनको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है उनकी बात कर लेते हैं। उसके लिए क्या है भाई, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, आर्ट। क्या बोलते हैं, आर्ट। आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इससे क्या इलाज हो सकता है भाई, इलाज हो सकता है, बच्चा पैदा किया जा सकता है। कैसे करेंगे वो देखते हैं भाई। अब ये आर्ट जो है ना, ये जो सहायक जो जनन प्रौद्योगिकियां हैं, इसको अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। कौन से भागों में, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ जिसको बोलेंगे, ठीक है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो का मतलब क्या हुआ कि भाई जो बच्चा है, जो फर्टिलाइजेशन है वो अपन कहां कराएंगे, निषेचन जो है वो कहां कराएंगे, लैब के अंदर बाहर कराएंगे, ठीक है, शरीर के अंदर नहीं कराएंगे,
वापस देखो, आ जाओ वापस आ जाओ। 8 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन दोनों का मतलब क्या है जी? इन विट्रो का सिंपल सा मतलब है कि भाई फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी कराएंगे, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। स्पर्म लिया, ओवम लिया, दोनों को क्या लैब के अंदर आपस में मिला देंगे और जाइगोट बना देंगे, ठीक है। ये तो क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, ठीक है। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इनसाइड बॉडी करवाएंगे, शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। तो 2 तरीके बता दिए मैंने आपको, एक इन विट्रो, एक इन विवो। इन विट्रो के अंदर शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और इन विवो के अंदर शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अब इन विट्रो के अंदर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी टेक्निक है उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। भाई शरीर के बाहर अपन फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, शरीर के बाहर अपन फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, तो कौन कौन सी टेक्निक है उनकी बात करेंगे। तो पहली टेक्निक क्या है? जिफ्ट। क्या टेक्निक है जी? जिफ्ट। जिफ्ट का क्या फुल फॉर्म है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाम से पता लग रहा है जी, नाम से पता लग रहा है। जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मतलब जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे जी, ठीक है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर? फेलोपियन के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब अपन किसको पढ़ रहे हैं? इन विट्रो को पढ़ रहे हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन तो बाहर करवा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन जैसे स्पर्म और ओवम को पहले बाहर मिलाया लैब के अंदर, शरीर से बाहर मिला दिया, मिलाते क्या बन गया? वो जाइगोट बन गया और फिर उस जाइगोट को उठाया और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भेज दिया भाई, ठीक है। कोई ऐसी महिला है, मान लो कोई ऐसी महिला है जिसके अंदर ओवम जो है वो ढंग से नहीं बन पा रहा, ओवम जो है वो ढंग से नहीं बन पा रहा, तो क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना हुआ है, उसके अंदर क्या करते हैं? ये क्या ओवरी है, ठीक है। ये क्या ओवरी है, इसको क्या दिया? इस महिला को क्या दिया? एफएसएच का इंजेक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया? एफएसएच का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद में क्या बने? ओवम बने। उन ओवम को क्या बाहर निकाल लिया, ओवम को क्या किया? बाहर निकाल लिया जी, लेब के अंदर ले लिया, ठीक है। और क्या किया? फिर इधर से स्पर्म आया, ठीक है, और दोनों को मिला दिया। मिलाने से क्या बना? जाइगोट बन गया जी। क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है। अब इस जाइगोट को क्या करेंगे? इस जाइगोट को, महिला के अंदर दिक्कत तो यही थी कि वो ओवम नहीं बना पा रही थी ढंग से, ओवम बन गया, ठीक है। अब बच्चा तो वो रख सकती है अपने गर्भ के अंदर, गर्भाशय के अंदर वो बच्चा रख सकती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, गर्भाशय के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बस ओवम की दिक्कत थी, ओवम की दिक्कत थी। तो ओवम की दिक्कत अपन ने सोल्व कर दी, जाइगोट बना दिया। अब किसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? जाइगोट को अपन फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे जी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, जाइगोट बड़ा होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और उसके बाद में वो गर्भाशय के अंदर आकर फिट हो जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा, ठीक है, और प्रेगनेंसी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो पहली टेक्निक क्या पढ़ी अपन ने? जिफ्ट। जिफ्ट के अंदर क्या करेंगे? जिफ्ट के अंदर क्या करेंगे अपन? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को फेलोपियन के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो जाइगोट भ्रूण जो युग्मनज है, युग्मनज जो है, ठीक है, उसको प्रारंभिक भ्रूण या फिर युग्मनज जो है उसको 8 ब्लास्टोमर तक, 8 ब्लास्टोमर तक कहां ट्रांसफर करेंगे? उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उसको क्या बोलेंगे? जिफ्ट बोलेंगे। ठीक बात है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी इसके अंदर टेक्निक कौन सी है? आईयूटी। क्या है? आईयूटी। ये क्या होती है भाई? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या होती है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, नाम से पता लग रहा है। इस बार कहां ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अगर जाइगोट क्या है? जाइगोट अगर 8 ब्लास्टोमर तक है, अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमर तक है तो उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाएगा। अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमर से ऊपर है, अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमर से ऊपर है तो उसको यूट्रस में भेज दिया जाएगा। उसके बाद में अगर जाइगोट, देखो, अगर जाइगोट अपन ने बाहर बना लिया, लैब के अंदर बना लिया, अगर वो 8 ब्लास्टोमर तक है, अगर वो 8 ब्लास्टोमर तक है तो उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब जाइगोट अपन ने बाहर बनाया है, ठीक है, अगर वो 8 ब्लास्टोमर से ऊपर हो गया तो उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? यूट्रस के अंदर डाल देंगे जी। जाइगोट अगर 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। उसको क्या बोलेंगे? आईयूटी बोलेंगे, ठीक है। फिर तीसरी टेक्निक क्या है? तीसरी टेक्निक क्या? आईसीएसआई। आईसीएसआई, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर क्या करेंगे? स्पर्म जो है, मेल पार्टनर जो है, ठीक है, उसका स्पर्म थोड़ा काम का नहीं है या फिर स्पर्म काउंट कम है उसके अंदर,
तो क्या करेंगे, स्पर्म का इंजेक्शन लेंगे और ओवम के अंदर डायरेक्ट ठोक देंगे। ठीक है, स्पर्म का इंजेक्शन लिया और डायरेक्टली इंजेक्ट किसके अंदर कर दिया, ओवम के अंदर ठोक दिया जी। ये हो गई। विकी डोनर मूवी सबने देख रखी है, विकी डोनर मूवी आपने देख रखी होगी। उसके अंदर आयुष्मान खुराना क्या करता है, क्या करता है आयुष्मान खुराना, उसमें स्पर्म डोनेट करता है, अपना स्पर्म डोनेट करता है। तो आजकल आपको ये पता है कि स्पर्म भी डोनेट होता है। ठीक है लोग, लेकिन आपको लगा कि भाई हम भी कर दें स्पर्म डोनेट, तो वही जो बड़े बड़े सेंटर खोल के बैठे हैं, ठीक है, इस जो ये टेक्निक है, इनके अंदर बहुत पैसा लगता है। किसी को अगर इस टेक्निक से बचा चाहिए तो बहुत खर्चीला जो है ये टेक्निक होती है, बहुत पैसा लगता है इनमें। तो बहुत पैसा अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है इस चीज में, तो वो आपका स्पर्म क्यों ले भाई, क्यों ले? किसी इंसान के अंदर बढ़िया गुण होंगे, उसका स्पर्म लेगा वो, ताकि जो बच्चा बने वो बढ़िया बने। ठीक है, बच्चा जो आए, जनरेशन जो आए वो बढ़िया आए। ठीक है, तो वो हर किसी का स्पर्म नहीं लेते, किसी के अंदर बढ़िया गुण है उसी का स्पर्म लेंगे। ठीक है, ये बात भी क्लियर कर दूं। तो हर कोई जाके डोनेट करेगा तो उसका नहीं लेंगे। बहुत बड़े बड़े सेंटर खोल रखे हैं। और मैंने एक डॉक्टर है, नाम तो मैं भूल रहा हूं उनका, लेकिन उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा। ठीक है, और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे डिमांड आते हैं पेरेंट्स की कि हमें कस्टमाइज बच्चा चाहिए। कस्टमाइज होता बच्चा मतलब कि भाई हमें शाहरुख खान जैसा दिखने वाला बच्चा चाहिए, हमें सलमान खान जैसा दिखने वाला बच्चा चाहिए, हमें फलाने सिंगर जैसे दिखने वाला बच्चा चाहिए। उनकी ऐसी ऐसी डिमांड होती है पेरेंट्स की कि भाई हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो हम जैसा चाहें वैसा बच्चा हमें बना कर दो। ये कोई मजाक थोड़ी ना यार। ठीक है, तो ऐसी ऐसी डिमांड भी होती है। चलो अब बात करते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। मैंने पहले बता दिया इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होती है भाई। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कराएंगे। इसके अंदर लैब के अंदर नहीं, शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। इसके अंदर पहली टेक्निक क्या है? गिफ्ट। क्या है? गिफ्ट। वहां पर क्या थी? गिफ्ट। यहां पर क्या है? गिफ्ट। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या करेंगे? गैमीट जो है ना, जो गैमीट है, जो युग्मक है, उसको ट्रांसफर करेंगे। कहां पर? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब कोई महिला है, उसके अंदर दिक्कत है भाई। दिक्कत क्या है उसको? वो भाई ओवम नहीं बना पा रही। वो क्या है? ओवम नहीं बना पा रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? गैमीट लेंगे। कोई डोनर जो फीमेल होगी, कोई फीमेल है जो डोनर है, डोनेट कर दिया उसने अपना ओवम, उससे अपने ओवम लिया और उस ओवम को क्या करेंगे? अपन फेलोपियन ट्यूब के अंदर भेज देंगे जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गिफ्ट हो गया। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर उस महिला के अंदर चला गया। उसके अंदर दिक्कत तो यही थी कि भाई वो ओवम नहीं बना पा रही थी। ओवम अपन ने भेज दिया, अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, काम हो गया सुन। ठीक है, तो क्या करेंगे? ओवम लेंगे फ्रॉम डोनर। डोनर से क्या लिया अपने? दूसरी महिला है जो डोनर है भाई, उससे अपन ने ओवम ले लिया। ओवम निकाल कर तो अब नॉर्मल महिला है उसके अंदर डाल दिया। तो क्या है? उसके अंदर ओवम को अपन ओवम जो है वो डोनर से लेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब। किसके? फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो अब नॉर्मल है। ठीक है, जिसके अंदर ओवम नहीं बन पा रहा है उसके अंदर भेज देंगे, तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा उनको। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी टेक्निक क्या है? ये क्या है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इनसेमाइनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियली अपन क्या करेंगे? इनसेमाइनेशन करवाएंगे। क्या होता है मतलब? आज जी बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, सीमन फ्रॉम हस्बैंड। ठीक है, सीमन फ्रॉम डोनर। ठीक है, मान लो क्या है? कोई हस्बैंड है, उसके अंदर क्या दिक्कत है? वो क्या है? इसके अंदर स्पर्म की लो काउंट है, मान लो उसके अंदर स्पर्म नहीं आ रहा, या फिर उसके अंदर स्पर्म बहुत कम है, या फिर उसके स्पर्म, ये वाली सारी कंडीशन जो अभी मैंने आपको बताई ना, इनमें से कोई भी कंडीशन है, मान लो ये जो 4 मैंने कंडीशन बताई, इनमें से मान लो कोई भी कंडीशन है उसके हस्बैंड के अंदर, वो हस्बैंड है उसके अंदर ये कोई भी कंडीशन है, तो क्या उसकी स्पर्म जो है वो काम के नहीं है भाई, वो क्या फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते। तो क्या करेंगे अपन? किसी डोनर से, किसी बढ़िया डोनर से क्या लेंगे? स्पर्म लेंगे, और स्पर्म लेकर क्या करेंगे? उस स्पर्म को क्या करेंगे अपन? ओवम तक भेजेंगे। ठीक है, उसकी जो स्पर्म लिया उसको वेजाइना के अंदर डाल दिया जी। ठीक है, यूट्रस के अंदर डाल दिया। अब वो स्पर्म चला जाएगा ओवम के पास में। ठीक है, महिला तो बिल्कुल नॉर्मल है, दिक्कत तो हस्बैंड के अंदर थी, तो अपन ने डोनर से क्या लिया? स्पर्म लिया और क्या कर दिया? महिला के अंदर डाल दिया, और क्या है? फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी होगी। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई जो हस्बैंड है वो क्या है? उसके स्पर्म तो बढ़िया है, लेकिन उसको दिक्कत क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। उसको दिक्कत क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मतलब क्या है? उसका जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा। उसका जो पेनिस है वो क्या है? इरेक्ट नहीं हो पा रहा। इरेक्ट नहीं होगा तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? जो स्पर्म जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझो यहां पर। ठीक है,
ये क्या है, वेजाइना मान लो, ठीक है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, पेन जो पेनिस है वो क्या है, इरेक्ट नहीं हो पा रहा। अब इरेक्ट नहीं होगा तो क्या वो अंदर नहीं भेज पाएगा भाई, ठीक है, वेजाइना के अंदर जो पीनस है उसको भेज नहीं पाएगा, अंदर नहीं भेज पाएगा, तो अंदर नहीं भेज पाएगा तो क्या है, उसके जो सीमन जो है वो पहुंच नहीं पाएंगे, उसका जो स्पर्म जो है वो अंदर क्या है, पहुंच ही नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, इसको दिक्कत क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत है, ठीक है, इसका जो पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, इसको दिक्कत ये है, स्पर्म तो बढ़िया है, तो क्या करेंगे अपन, इसका स्पर्म ले लेंगे, क्या करेंगे, इसका स्पर्म ले लिया अपन ने, स्पर्म लेकर क्या करेंगे, उस स्पर्म को क्या करेंगे, जो फीमेल है उसके यूट्रस में भेज देंगे, ठीक है। इस बार हस्बैंड का स्पर्म बढ़िया है तो इस हस्बैंड का स्पर्म लिया अपन ने और फीमेल के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये इंजेक्शन के थ्रू अपन ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो क्या है, फिर वो स्पर्म जाएगा, वो उनके पास में फर्टिलाइजेशन कराएगा और क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी और उनको बच्चा हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक अपन ने पढ़ ली, सारी टेक्निक अपन ने पढ़ ली, ठीक है, जो अपनी जरूरी थी वो सारी टेक्निक अपन ने पढ़ ली। चलो इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। और ये बताना यार, इस बार की ये जो नोट्स मैंने जो टाइप करके लेके आया हूँ, ऐसा टाइप करके हुए आपको चाहिए, तब वो समझ में भी आ जाएगा, मेरी राइटिंग की दिक्कत भी नहीं होगी आपको, ठीक है। और जैसा भी आपको लेक्चर लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर देना, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।